आगे बढ़ते हैं। केंद्र के दो प्रमुख विभागों का विलय प्रस्तावित। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन और सार्वजनिक उद्यम विभाग का एक दूसरे के अंदर विलय हो सकता है, यानी कि दोनों को मिलाकर एक बनाया जा सकता है। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के निवेश, विनियमन और प्रदर्शन प्रबंधन से संबंधित मामलों को देखते हैं ये विभाग। यदि ऐसा होता है तो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करेगा एकीकृत विभाग। केंद्र सरकार चाहती है कि अपनी निवेश योजनाओं के लिए तरलता और तालमेल जरूर हो, और इसको आप कह सकते हैं कि एक तरीके से सरलता भी चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार बना रही सुधारों और भारी निवेश की योजना, इस दौरान विकास और रोजगार सृजन के लिए कुछ बड़े सुधारों, भारी निवेश की योजना बनाई जा रही है। और इसके लिए जरूरी है कि डिपार्टमेंट्स को मिनिमाइज किया जाए, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए, और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि उनका समावेश कर दिया जाए, क्योंकि समावेश कर दिया जाएगा तो कोऑर्डिनेशन एक ही विभाग के अंदर होंगे, और शायद इसी दिशा में बढ़ा जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जल्द बनेगी महारत्न कंपनी। देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण एक और कंपनी को महारत्न का दर्जा देने की तैयारी। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी HAL को दर्जे के लिए शीर्ष समिति की मंजूरी का इंतजार है। भारत में वर्तमान में कोल इंडिया, नवरत्न है, REC है, PFC है, गेल सहित 13 महारत्न सार्वजनिक उपक्रम है। इस दौरान ऑयल इंडिया 3 अगस्त 2023 को महारत्न का दर्जा पाने वाली अंतिम कंपनी। अंतर मंत्रालय समिति ने महारत्न का दर्जा देने के लिए HAL पर विचार किया है। अब केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की शीर्ष समिति की बैठक का इंतजार है। और इस तरह के जिस तरीके से HAL काम कर रही है, उसमें कई तरह के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का निर्माण करती है ये कंपनी। और जो मेक इन इंडिया इन डिफेंस सेक्टर, उसमें एक बड़ी भूमिका HAL की है, जो न सिर्फ हेलीकॉप्टर्स बना रही है, लड़ाकू विमान बना रही है, यहां तक कि नेवी के युद्धपोत भी तैयार कर रही है। और HAL ने बीते कुछ सालों में बेहतरीन काम करते हुए जल, थल और वायु तीनों को डिफेंस के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, बल्कि आज की तारीख में भारत एक बड़ा वेपन एक्सपोर्टर देश बन रहा है, जिसका टारगेट अगले 10 सालों के अंदर वर्तमान टारगेट को 5 गुना ज्यादा करना है। जयपुर हेरिटेज निगम की कार्यवाहक मेयर बनी कुसुम यादव। 2 महीने का रहेगा मेयर का कार्यकाल। पार्षद चुनाव के वक्त बीजेपी ने दरअसल कुसुम यादव को टिकट नहीं दिया था। इसके बाद कुसुम बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ी और चुनाव जीती और पार्षद बनी। चुनाव जीतने के तुरंत बाद कुसुम यादव ने बीजेपी को समर्थन दे दिया और उस दौरान बीजेपी ने कुसुम को मेयर पद का उम्मीदवार भी मुनीश गुर्जर के खिलाफ बनाया था। बीजेपी के कार्यकर्ता अजय यादव की पत्नी है कुसुम यादव, और कुसुम खुद भी दूसरी बार वार्ड 74 से नगर निगम में पार्षद बनी। इससे पहले बीजेपी ने सांस्कृतिक समिति की अध्यक्ष भी वो रह चुकी हैं। वहीं हेरिटेज निगम में कांग्रेस के 8 पार्षद बिना शर्त, कहा यही जा रहा है कि बिना शर्त के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। निलंबित मेयर मुनीश गुर्जर की कार्यशैली से परेशान होकर कांग्रेस छोड़ी है। कांग्रेस के 12 से ज्यादा पार्षद पिछले 3 महीने से बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। पहले सीपी जोशी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे मुलाकात करके आए। उसके बाद मदन राठौड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनसे मुलाकात करके आए और बाकायदा बीजेपी को समर्थन दिया है। लेकिन इस समर्थन के साथ कार्यवाहक कुसुम यादव कितना बेहतरीन हेरिटेज में काम कर पाएंगे, ये हेरिटेज की जनता इसका इंतजार कर रही है। और अब बात करते हैं बाड़मेर की रिफाइनरी की, जिसका 82% काम पूरा हो चुका है, मसलन 18% बाकी। निर्माण कार्य पर अगस्त तक 70,630 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी किए। 49,210 रुपए हो चुके हैं अभी तक निर्माण पर खर्च। परियोजना पर अब तक लगभग 81.5% कार्य पूर्ण और 24,000 से ज्यादा श्रमिक कार्यरत हैं। राज्य सरकार के 26% अंश पूंजी के पेटे 6,321 करोड़ के विरुद्ध 3,734
9 करोड़ का HRRL को भुगतान कर दिया गया है। राजस्थान से निकलने वाले 1.5 से 2.5 मिलियन टन कच्चे तेल का निफायर रिफाइनरी में उपयोग होगा। बची हुई क्षमता के लिए अरब के कच्चे तेल का इस्तेमाल किया जाएगा। संशोधित परियोजना लागत अब 72,937 करोड़ रुपए पहुंच गई। डेब्ट इक्विटी अनुपात 2:1 डेब्ट राशि 48,625 करोड़, जबकि इक्विटी हिस्सेदारी में राज्य सरकार की 26% यानी कि 6,321 करोड़ रुपए, जबकि HPCL की हिस्सेदारी 74% यानी कि 17,921 करोड़ रुपए है। और बात करते हैं एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की। राजधानी में एक कैसा फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये एक बड़ा सवाल हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने खड़ा किया है, क्योंकि एक तरफ राजधानी के सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब बनाने के दावे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो रिक्त पद हैं उस पर अतिरिक्त कार्यभार से काम चलाया जा रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि MNIT से लेपर्ड पकड़ने में महीना खर्च कर दिया गया था। अब शहर में होगा राइजिंग राजस्थान और आईफा जैसे मेगा इवेंट। देश और प्रदेश की छवि, प्रतिष्ठा और संस्कृति के दर्शन महत्वपूर्ण होंगे। वहीं वन विभाग नाका प्रभारी वनपाल, रेंजर और ACF की पोस्टिंग तक नहीं कर पा रहा है। और दावा क्या है? हमारे पास विश्व प्रसिद्ध झालाना है, हमारे पास विश्व प्रसिद्ध झालाना लेपर्ड सफारी है। हकीकत यहां साई ACF और रेंजर तक नहीं है। दावा क्या है कि आमागढ़ में दूसरी लेपर्ड सफारी, और हकीकत में 2 साल से किलनगढ़ और रघुनाथगढ़ के ट्रैक बंद पड़े हैं। दावा क्या है? मुहाना को घना बनाएंगे, और हकीकत क्या है? मुहाना में कार्य ठप पड़ा है, ट्रैक टूट चुके हैं। इसके अलावा दावा क्या है? दावा है कि नाहरगढ़ में टाइगर सफारी होगी, और जमीनी हकीकत क्या है? काम पूरा करने पर शुरू कब होगी ये पता ही नहीं। ACF के 3, रेंजर के 4 और वनपाल के आधा दर्जन पद रिक्त पड़े हुए हैं। अब सोचिए, ऐसे में पर्यटन सीजन, राइजिंग राजस्थान और आईफा की तैयारी पर वन विभाग में इसको क्या कहें, मिसमैनेजमेंट ना कहें तो और क्या कहें। वन मंत्री और हॉफ के लिए जल्द राजधानी में फॉरेस्ट मैनेजमेंट सुधारना एक बड़ी चुनौती दिख रहा है, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि इस चुनौती को स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि ये चुनौती सिर्फ वन विभाग से जुड़ी नहीं है, ये राजस्थान के टूरिज्म और वन और पर्यावरण से जुड़ी चुनौती है, जिसको स्वीकार करके इसका समाधान करने की जरूरत है। जयपुर विकास प्राधिकरण से बड़ी खबर, राइजिंग राजस्थान के लिए JDA कर रहा मशक्कत। साल 2023-24 के खंगाले जा रहे मामले, इस दौरान 10,000 वर्ग मीटर व इससे बड़े भू रूपांतरण, 5,000 वर्ग मीटर या इससे बड़े भूमि आवंटन के खंगाले जा रहे मामले। 30 सितंबर तक जोन उपायुक्तों से मांगी गई है जानकारी। निर्धारित प्रारूप में इन प्रकरणों की जानकारी मांगी गई। इनमें निवेशक, डेवलपर, आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, 2 संपर्क व्यक्तियों के मोबाइल नंबर, प्रोजेक्ट स्थल, प्रोजेक्ट का प्रकार, अनुमानित निवेश, प्रोजेक्ट का विवरण और प्रोजेक्ट से संभावित रोजगार की जानकारी मांगी गई। JDA प्रशासन ने सभी जोन उपायुक्तों को दिए हैं निर्देश। इन जानकारी के आधार पर निवेशकों से किया जाएगा संपर्क। राइजिंग राजस्थान समिट में निवेश के लिए आमंत्रित उनको किया जाए। फिल्मों के लिए वैकल्पिक प्लेटफॉर्म खोज रहे निर्माता। इस समय हर भाषा की करीब 200 फिल्मों की नहीं हो रही बिक्री। महामारी के दौरान या 2021 के बाद बनी है फिल्में। OTT पर डिमांड बढ़ने से निर्माताओं को खरीदार मिलने की उम्मीद है। महामारी में दर्शक हो गए थे सिनेमाघरों से दूर, ऐसे में OTT के दर्शक बढ़ गए। थिएटर्स को अभी भी महामारी से पहले जैसी स्थिति का इंतजार है। T सीरीज की अर्जुन कपूर की फिल्म लेडी किलर YouTube पर प्रदर्शित की गई। इस महीने सोनी मैक्स पर प्रदर्शित हुई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अद्भुत फिल्म। OTT पर थिएटर के लिए बनने वाली फिल्मों की डिमांड कम है, इसीलिए सीधे टीवी और YouTube पर फिल्में प्रदर्शित कर रहे हैं निर्माता। टीवी चैनल्स पर फिल्म बड़ी तादाद में दर्शकों तक पहुंचाने की गारंटी है। YouTube पर दर्शक बढ़ने से विज्ञापन मिलने पर आमदनी हो सकती है, और इसलिए जो अलग मीडियम है उनको तलाशा जा रहा है। मसलन अगर स्क्रीन नहीं मिल रही तो OTT भी नहीं मिल रहा तो YouTube, और इसके जरिए
जिन्होंने फिल्में बना ली हैं वो निर्माता अपनी फिल्मों के प्रदर्शन के साथ इनकम अर्न करना चाहते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस यानी कि आईसीए का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया है। विश्व की सभी सहकारी संस्थाओं की सर्वोच्च संस्था है आईसीए। विश्व की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था है आईसीए। 1895 में हुई थी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की स्थापना। नवंबर में दिल्ली में होने वाला है आईसीए का विश्व सम्मेलन। इससे पहले एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया और विदेश से चंदा लेने पर पाबंदी लगाई गई। आखिर क्यों रद्द किया गया आईसीए का एफसीआरए लाइसेंस? गृह मंत्रालय की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। आईसीए भी कमाल की बात है इस पूरे मामले के अंदर खामोश है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।